Hello everyone and welcome back to X Physics. In today's lecture we are going to learn about a very conceptual part of this electrostatic chapter, and that is electric flux. In previous lectures we have seen what is electric field, what is electric field lines. तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए स्पेस में कुछ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे मतलब नहीं है कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ओपन सरफेस एरिया लेके आया और मैंने यहां पर रख दिया। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये जो नोटबुक है मेरा ओपन सरफेस है और मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है, आप नोटबुक की जगह पे आप पीसेस ऑफ पेपर ले सकते हैं, है ना, आप कोई नैपकिन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, आप क्लोथ ले सकते हैं, और आपने ऐसा रख दिया। तो इसको मैं बना के दिखा देता हूं। ठीक है, अपन बना लेते हैं। ये मेरे पास वो ओपन सरफेस है, दिस इज ओपन सरफेस। मैंने क्या करा, मैंने इस ओपन सरफेस को स्मॉल स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से स्मॉल स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट का जो एरिया था मान लिया मैंने DA। ठीक है, इस स्मॉल एरिया के परपेंडिकुलर मैंने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लेते हैं कि इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है ना, वो कुछ इस तरह से है और नॉर्मल और E के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड associated with this small part dA is d phi, phi मतलब electric flux, and that is equals to E dot n cap into dA। इसको ध्यान से देखेंगे, n cap into dA है ना। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि ऐसे सारे केसेस में अपन क्या करते हैं, एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी मान के चलते हैं। तो अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, एरिया की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, है ना। तो मान लीजिए ये मेरे पास कॉपी है, ये कैसा है, ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस में अगर मैं कहूं इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब वो ऊपर भी हो सकती है और इसके 180 डिग्री मतलब नीचे भी हो सकती है। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप ऊपर लेना चाहें कि नीचे लेना चाहें। ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर ऊपर भी लिया जा सकता है और नीचे भी लिया जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस स्मॉल जो मेरा एरिया है, इसका एरिया वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा, है ना। तो क्या मैं इस पूरे को हटा के DA वेक्टर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो असल में मेरे पास फ्लक्स क्या बन गया, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्मॉल पार्ट DA इज नथिंग बट इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड DA। E और DA वेक्टर का क्या बन गया, डॉट प्रोडक्ट बन गया। इसको ओपन कर लेते हैं, दैट इज E DA cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन E और A वेक्टर। क्लियर, इसको देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो वैल्यू ऑफ फ्लक्स कैन बी 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, बात करें इसकी यूनिट की, तो फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, फाई की यूनिट जो होगी सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया विच इज मीटर स्क्वायर। So this is the unit of electric flux। इसको और अच्छे समझने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको रिलेट करके दिखाऊंगा आपको किससे, एयर फ्लो से, है ना। एयर फ्लो से जब हम रिलेट करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए उसे देख लेते हैं। पास जो एयर फ्लो है वो इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है और इसकी वेलोसिटी जो है वो v है। ठीक है, इस तरह से फ्लो कर रही है, ये एयर की फ्लो की डायरेक्शन है। अब मैं क्या करता हूं, इस एयर फ्लो के बीच में मैं 3 सरफेस को रखता हूं डिफरेंट ओरिएंटेशंस में। पहला सरफेस कुछ इस तरह से रख लेता हूं, दूसरा
कुछ इस तरह से है, और तीसरा कुछ इस तरीके से। तीनों में अंतर क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये ओपन सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन होगा, इसके परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि जो फ्लो ऑफ एयर है और जो एरिया वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना है, 0, ठीक है। इस केस में देखिए एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा। तो असल में एयर के फ्लो और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 का, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास थीटा बराबर 0 है, इसमें थीटा बराबर 90 है, और इसको मैंने कुछ ऐसे रखा है कि जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा और एयर का फ्लो कुछ इस तरह से है, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो मैंने बोल दिया थीटा बराबर 60 डिग्री। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे आप बताओ कि 1 सेकंड में इस एरिया और इस एरिया से कितना अमाउंट ऑफ एयर पास होगी। बोले तो कि मेरे को असल में बताना है कि यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर या अमाउंट ऑफ एयर इन तीनों सरफेस से पास होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है। मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 सेकंड में मैं आपसे पूछता हूं कि एयर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जिसकी वेलोसिटी v है, तो आंसर आएगा v इंटू टी को रख देंगे 1, आंसर आ जाएगा v। तो ये आपके पास क्या आ गई, लेंथ। इस लेंथ को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे को अमाउंट ऑफ एयर जो कि 1 सेकंड में फ्लो हुई वो मिल जाएगी, बिल्कुल। तो असल में मैं इसका जो अमाउंट ऑफ एयर आएगा, इसको बोल देता हूं अमाउंट ऑफ एयर, a इंटू ए, अमाउंट ऑफ एयर, दैट इज इक्वल्स टू a इंटू वी, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। बेसिकली क्या है, वॉल्यूम है 1 सेकंड में, तो अपने पास ये आ गया। सिमिलरली मैंने इसके पास गया, इसका आंसर कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि देखिए ना ये कुछ इस तरह से और जो एयर है वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है, तो असल में इसको कट तो कर ही नहीं रही है। जब कट नहीं कर रही है तो इसमें अमाउंट ऑफ एयर फ्लो कितना आएगा, 0। बात करते हैं इसकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या इसमें और इसमें अमाउंट ऑफ एयर फ्लोन या वॉल्यूम बराबर आएगा, आंसर है नहीं। क्योंकि अपन जैसे जानते हैं एरिया कैसी क्वांटिटी है इस केस में, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक अपन लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और एक ले लेंगे अपन वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। जब इसके दो कंपोनेंट करोगे तो एक आएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। आप इसको भूल जाइए, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बिल्कुल इसकी तरह बिहेव करेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो अमाउंट ऑफ एयर पास होगी वो कितनी होगी, 0, है ना। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो बिल्कुल इसकी तरह बिहेव करेगा, और जो एयर पास होगी 1 सेकंड में कितनी होगी, इसका इफेक्टिव एरिया ए इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय वी। अच्छा, ए इफेक्टिव कितना होगा, बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा ए साइन थीटा, वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो अपने पास कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस 60, थीटा कितना 60 इंटू वी, आंसर आ जाएगा ए वी कॉस 60। तो असल में ये अपन ने क्या काउंट कर लिया, फ्लक्स। ये असल में क्या काउंट कर लिया, फ्लक्स। अमाउंट ऑफ एयर क्या है यहाँ पर, फ्लक्स की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। अब मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, इन डायरेक्शंस को तो एज इट इज रहने दीजिए, लेकिन इसको एयर ना मान के आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यही है ना। और मैंने बोला सेम लूप से आप मेरे को फ्लक्स बताओ, तो कैसे करोगे, बिल्कुल इसी तरह करोगे। इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, दैट इज नथिंग बट आपने v की जगह पे क्या रख दिया, e, तो आंसर आ जाएगा e इंटू डॉट ए, तो आंसर आ जाएगा e इंटू ए। इससे कितना आ जाएगा 0, और इससे कितना आ जाएगा e a cos 60। क्लियर। तो अपन ने क्या करा, अपन ने फ्लक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, असल में एयर से। द अमाउंट ऑफ एयर असल में क्या दे रहा है अपन को यहाँ पर, फ्लक्स। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज अमाउंट ऑफ एयर फ्लोन थ्रू द सरफेस। असल में वही क्या है, इसका फ्लक्स है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं क्लोज सरफेस के लिए, है ना। तो अपन बढ़ते हैं क्लोज की तरफ, ठीक है। तो इससे पहले जो अपन ने फ्लक्स निकाला था उसने किसके लिए निकाला था, ओपन सरफेसेस के लिए। अपन देखेंगे क्लोज्ड सरफेस के लिए, ये ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस क्या होता है, ठीक है। इससे पहले जो हमने कॉपी देखी थी, असल में जो मेरी नोटबुक थी वो कैसी थी, ओपन सरफेस थी, राइट।
क्लोज सरफेस का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जो चारों तरफ से कैसा हो, क्लोज हो, है ना, जैसे कि जस्टर की तरह, है ना। अगर मैं क्लोज सरफेस के अंदर कोई मान लीजिए बल्ब रख देता हूँ और बल्ब को ग्लो करता हूँ, तो बल्ब की लाइट आपको बॉक्स के बाहर नजर नहीं आएगी, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज सरफेस। या अंदर मैं एक ऐसा डिवाइस रखता हूं जो कि हवा फेंक रहा है, तो बाहर आपको उस हवा की फीलिंग ही नहीं आएगी कि अंदर कोई ऐसा है या नहीं है। तो उसको कहते हैं टाइट सरफेस एकदम होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं अपन, क्लोज सरफेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बलून है मेरे पास, बलून को मैंने फुलाया, तो बलून कैसा कहलाएगा, क्लोज सरफेस है, कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, बलून क्लोज सरफेस। इसको फीलिंग देने के लिए मैं आपको इस तरह से बना के दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा चीज़ फीलिंग आएगी कि यार ये 3D में क्लोज सरफेस है कोई। क्लोज सरफेस की एक और खास बात होती है कि क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। लेकिन अपन ने देखा था कि जो ओपन सरफेस होते हैं उसमें ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसके केस में अगर मैं यहां पर एरिया वेक्टर निकालूं तो वो हमेशा कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, DA, इनवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर कैसे होगा, इस तरफ, ऑलवेज आउटवर्ड। तो ये क्लोज सरफेसेस होते हैं। तो अब मेरे को क्या निकालना, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस। सिंपल, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज नथिंग बट क्लोज इंटीग्रल E vector dot dA vector. The flux associated with the closed surface is nothing but the closed integral of E dot dA vector. सिंपल है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, क्लोज वेक्टर का कोई स्मॉल पार्ट ले लेंगे, डिफरेंशियल पार्ट, और उसके साथ E डॉट डी लेंगे और उसका पूरे सरफेस पर क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे, और यही क्या दे देगा अपन को, क्लोज इंटीग्रल से एसोसिएटेड होता हुआ फ्लक्स, ठीक है। यार अभी तक जो हमने पढ़ लिया इसमें तो हमने मैथमेटिकली देख लिया कि यार असल में फ्लक्स क्या है, क्या चीज़ है, लेकिन अभी हमने फीलिंग नहीं ली कि फ्लक्स असल में क्या फील कराता है आपको, है ना। तो इसको ऐसे समझिए कि तो फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एनी सरफेस। मतलब कि मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है, राइट, तो अब मैं बोलता हूं कि भाई इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हैं, तो मैंने कहा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मान लीजिए इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो 4 है, कितनी है, 4, और इसका एरिया वो जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, मैंने मान लिया। तो इसका फ्लक्स कितना होगा, 4, क्योंकि इससे कितनी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, 4 निकल रही है। इसका एरिया कितना, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया मैंने सिंप्लिसिटी के लिए। तो जितना इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी परपेंडिकुलरली, वही क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसी चीज को थोड़ा सा घुमा दिया, मैंने इस तरह कर दिया, और अब जो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इससे परपेंडिकुलर पास हो रही है, मान लीजिए वो 2 हो रही है, तो इसका फ्लक्स कितना कर देंगे अपन, 2, और घुमाया, अब मैंने कुछ इसको ऐसे कर दिया, अब इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो कितनी हो रही है, 0, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस परपेंडिकुलरली, बस इतना सा याद रखना है आपको। तो यही अपनी थ्योरी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्योरी समझ लेने से आप उस पर ग्रिप नहीं बना सकते हो, आपको कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हम लगा लेते हैं, 2-4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मान लीजिए ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपकी तरफ जेड एक्सिस है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इस एक्स वाई प्लेन में एक रैंडम सरफेस रखा जिसका सरफेस एरिया मेरे को गिवन है 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे को गिवन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कार्टेशियन प्लेन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप न्यूटन पर कूलम। मुझसे बोला है कि इस सरफेस से फ्लक्स बताओ। क्या बताना अपन को, फ्लक्स बताना है, बहुत आसान है। एक तरीका यह है कि जिसको डेफिनेशन याद है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस दैट इज डी फाई इज नथिंग बट इट्स ई डॉट डी ए, ठीक है। तो तब इंटीग्रेट कर देंगे, तो यह आ जाएगा डी फाई बराबर ई इंटू ए,
ठीक है ना। अब देखिए ई क्या है अपने पास, ये है, तो इसको एज इट इज रख लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट एरिया वेक्टर। देखिए एरिया कितना है इसका, 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो कैसा होगा, ऐसा या फिर अंदर की तरफ, दोनों के साथ कोई भी ले सकते हो। मैं फिलहाल के लिए बाहर मान लेता हूं, तो बाहर क्या हो जाएगा मेरे पास 40 के कैप, है ना, आई डॉट के 0, जे डॉट के 0 और के डॉट के 1, और आंसर कितना आएगा 40 इंटू 4 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, दैट इज 160 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। ये मेरे से फ्लक्स आ जाएगा। तरीका नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस और इसके परपेंडिकुलर हो, है ना। तो इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होंगी, के कैप वाली, क्योंकि आई वाली तो इससे पास नहीं करेंगी, इसके ऊपर से निकल जाएंगी, जे वाली भी इसके ऊपर से निकल जाएंगी, पास कौन करेंगी, के कैप वाली। और कैसे होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, सारी की सारी परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि ये रखा ही एक्स वाई के प्लेन में। तो डायरेक्ट लिख दो ना यहाँ पर 4 इंटू 40, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो या तो आप फॉर्मूले से कर ले या तो इससे कर ले, दोनों में कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। सेकंड लेते हैं, एक अच्छा एग्जांपल है सेकंड, चलिए देख लेते हैं हम लोग सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि मेरे पास एक डिस्क है, राइट, डिस्क है जिसकी रेडियस r है और ये क्या है, डिस्क, है ना। डिस्क के सेंटर से l डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज प्लस q रखा है, कोई प्लस चार्ज पॉइंट q रखा हुआ है, और मुझसे बोला गया है कि डिस्क के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा। तो मुझे निकालना है फ्लक्स थ्रू डिस्क, ये मुझे बताइए, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं इससे फ्लक्स कैसे निकलेगा, राइट। तो इसके लिए देखिए पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएंगी, चलिए बना लेते हैं कुछ इस तरह से। सिमिलरली कुछ इधर भी जाएंगी, तो आप देख पाओगे कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेंगी। तो असल में अपन को, चूंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, तो इसमें क्या है, क्या काउंट कर सकते हैं अपन, इसका फ्लक्स। तो चलिए वो काउंट करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन ओपन सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, है ना। अपन क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे इसका, और स्मॉल एलिमेंट से एसोसिएट होता हुआ फ्लक्स लिखेंगे, और उस फ्लक्स को पूरी रिंग, पूरी डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो उस स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होगा, पहली बात तो समझने वाली बात यह है कि वो स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होगा। तो याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने अपने चार्ज डिस्क की वजह से एक्स के एक्सिस पर निकालना बताया था, तो अपन ने क्या किया था, जो स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था वो रिंग लिया था। तो यहां पर भी क्या लेंगे अपन, रिंग लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं यहां से r डिस्टेंस पे गया और मैंने एक dr थिकनेस की एक रिंग ले ली, dr थिकनेस की क्या ले ली, एक रिंग। अब देखिए इस रिंग का एरिया वेक्टर कैसे डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में, dA बोल दिया मैंने उसे, है ना। मैंने बोला इस रिंग पे कोई पॉइंट P लो, है ना। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे बता सकते हो कि इस तरह से होंगी, कुछ इस तरह से होंगी, DE, है ना। D की मुझे वैल्यू पता है, मुझे पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, तो DE की वैल्यू भी मुझे पता है ना। तो इस जो एरिया वेक्टर होगा असल में यहाँ भी एरिया वेक्टर कैसा दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि D और A के बीच में एंगल कितना है, थीटा, है ना। तो ये एंगल इन दोनों के बीच में क्या, थीटा। तो ये इसके पैरेलल, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। सिंपल, फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। देखिए मैं E लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट इज नथिंग बट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू डी ए। अब इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एरिया कितना होगा रिंग का। क्या करेंगे, रिंग को इस पार्ट से तोड़ेंगे,
इसको ऐसा खोलेंगे तो कैसा एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप टाइप दिखेगी आपको, और स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो डी आर होगी, और जो लेंथ होगी इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो इसका एरिया आ गया हमारे पास 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है खोलेंगे तो थीटा का टर्म भी आएगा। मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू कितना है एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रख देते हैं यहाँ पर के क्यू 2 पाई आर डी आर अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस क्वेश्चन खत्म। इसको अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ से, 0 से लेके कहाँ तक, कैपिटल आर तक, और अपना आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। देखिए ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे अपने पास, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। ऊपर के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, आर डी आर। इस चीज को मानेगा टी स्क्वायर, इस चीज को मानेंगे क्या अपन, टी स्क्वायर। चलिए करके दिखा देता हूं आपको। तो मैंने क्या कर दिया, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या मान लिया, टी स्क्वायर। दो तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एल तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 2r dr बराबर 2t dt, 2 से 2 कट जाएगा है ना। तो यहाँ पर रख देंगे आर डी आर के यहाँ पर क्या रख देंगे टी डी टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, आंसर आ जाएगा टी क्यू। तो यहाँ पे क्या गया इंटीग्रेशन 0 टू आर के क्यू 2 पाई एल टी डी टी डिवाइड बाय टी क्यूब, एक टी से टी कट जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा है ना। डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन टी है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 अपॉन टी। टी की वैल्यू उठा के वापस रख देंगे। टी की वैल्यू क्या थी अपने पास, टी की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टी की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर रखेंगे, लिमिट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। मैं यहाँ मैथ करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैंने आपको फिजिक्स बतानी थी तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, सिंपल सा। लेकिन इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो, ठीक है ना। अगला जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो इससे बेहतरीन है, बेहतरीन द टर्म कि आपको एक नया कंसेप्ट सिखाएगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं उसे भी। तो अपन लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मेरे पास क्या है, एक हेमिस्फेयर है जो कि कैसी है, हॉलो है। हेमिस्फेयर है जो कैसी है, हॉलो है, कुछ इस तरह से है ना। और मुझसे बोला है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जो कि यूनिफॉर्म है E, और मुझे बताना है कि इस कर्व सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा। तो हमें बताना है फ्लक्स थ्रू CSA, इसकी कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स बताना है। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से इंटीग्रेशन करके, और दूसरा बताऊंगा एक स्मार्ट ट्रिक से। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसमें केस में है ना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर चूंकि ये एरिया जो है यूनिफॉर्म नहीं है ना, यहाँ पर हर पार्ट पे आपका डीए वेक्टर चेंज होगा, डायरेक्शन क्या होगी हर पार्ट की चेंज होगी। तो डीए वेक्टर की डायरेक्शन चूंकि यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें स्मॉल एलिमेंट ले तो ले कैसे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए ये इसका सेंटर है ना। मैंने क्या किया, सेंटर से मैं थीटा एंगल पे गया और इस तरह से मैंने एक पार्ट काट लिया, फिर मैं डी थीटा पे गया और एक और इसमें से पार्ट मैंने काट लिया। तो ये कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। इसको ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए ये आपका हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर को आप यहाँ से काटते हो और यहाँ से काटते हो, तो आपको असल में क्या कैसे दिखेगा, असल में आपको ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है ना, ये वही है, लेकिन ये पूरा कैसा राउंड में होगा, घूमते हुए। आपको सामने से देखोगे तो पूरा घूमते हुए रिंग टाइप बन जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ का मैं एरिया वेक्टर लिख लेता हूँ। तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होंगी E, इनके बीच में एंगल बोलता हूँ थीटा। ठीक है ना, इनके बीच में थीटा एंगल हो गया। ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, वो हमने ऑलरेडी मान चुके। तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब मेरे को बतानी है कि भाई इससे फ्लक्स कितना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्मॉल पार्ट के लिए पहले फ्लक्स लिख लेता हूँ, फिर उसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो देखिए डी फाई बराबर E DA।
कॉस थीटा, सिंपल। डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट तो वो ई रहेगी, है ना। डी ए लिखना एक इंपॉर्टेंट कला है। देखिए डी कैसे लिख पाएंगे आप, इस पूरे को मुझे डी ए लिखना है तो कैसे लिखूंगा वो देखिएगा। ये जो रिंग है मेरे पास असल में, है ना, इसको आप ऐसे देखिए, ऐसे देखिए। असल में आपको इस तरह से हेमिस्फेयर होगा आपका, ये इसका सेंटर होगा, यहाँ से मैं थीटा बजाऊंगा और एक ये रिंग बना लूंगा यहाँ पर, और डी थीटा बजा के एक यहाँ पर बना लूंगा इस तरह से, है ना। अब मुझे इसका क्या लिखना है, सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस को इसकी बिड्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया। सर्कमफ्रेंस के लिए मुझे क्या चाहिए, इसकी रेडियस चाहिए असल में, ये रेडियस है ना ये वाली, तो असल में मुझे क्या चाहिए, ये वाली रेडियस चाहिए। असल में मुझे क्या चाहिए, ये वाली रेडियस चाहिए। तो ये रेडियस बहुत आसान है, ये आर है, ये थीटा है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, आर बराबर कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर साइन थीटा। अब मुझे इसकी ये वाली विड्थ भी चाहिए, तो ये विड्थ भी बहुत आसान है, इसकी रेडियस आर है, डी थीटा एंगल है इनके बीच में, तो ये विड्थ कितनी आ जाएगी मेरे पास, आर डी थीटा, ठीक है। एरिया लिख देता हूं मैं, एरिया कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन दोनों तरफ। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है ये भी एक समझने वाली बात है। तो देखिए ये रिंग अगर मैं देखूं तो जब मैं थीटा यहाँ पे लूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो वाली जीरो रेडियस की रिंग होगी। जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ाऊंगा ये रिंग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट आएगा 90 पर, ये मैक्सिमम होगी अपने। तो अपन को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। करते हैं इसको इंटीग्रेट। ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है ना। साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा 0 से लेके π/2 तक। अच्छा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो इसको लिख देता हूँ 0 से π/2 ई पाई आर स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 0 से लेके π/2 तक, है ना। ये हो गया ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, नीचे 2 है, ये हो जाएगा 1 और यहाँ भी आ जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस 1, कॉस 180 -1 -1 प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया मेरे पास ई इंटू पाई आर स्क्वायर। इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, क्या आपको ये जाना पहचान नहीं लग रहा है, क्या आप इससे सेफ से बता सकते हो ये कहाँ से आया होगा। ध्यान से देखिए, ई इंटू पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस डिस्क। अगर मैं इस डिस्क की बात करूं, इस वाली डिस्क की बात करूं, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यही तो वो फ्लक्स है। तो ऐसा क्यों आया, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमेशा आप एयर फ्लो की तरफ, एयर फ्लो जैसा आप उसको समझ सकते हैं हमेशा, ठीक है। एयर फ्लो की तरह क्या समझेंगे, जितनी एयर इस एरिया से निकली, इतनी एयर इस एरिया में एंटर हुई, क्या वही इससे बाहर निकलेगी। जितनी एयर इस एरिया में एंटर हुई उतनी ही तो इससे बाहर निकलेगी। जब इसमें से कुछ एयर एंटर हुई तो इससे ज़्यादा है, कम तो निकल ही सकती है। तो जितनी एंटर हुई उतनी ही इससे एग्जिट होगी। तो मैं कह सकता हूँ फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप इज इक्वल्स टू फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप। तो जितना फ्लक्स इससे अंदर गया उतना ही इससे फ्लक्स बाहर हो गया। तो क्यों ना मैं इसका फ्लक्स निकाल लूँ और इसके बराबर कर दूँ, सिंपल है। तो फ्लक्स इसका निकालो चाहे इसका निकालो, दोनों का क्या आंसर आएगा, बराबर आएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, वो हॉलो हेमिस्फेयर, ठीक है। और मैंने बोला कि भाई इससे एयर ब्लो हो रही है इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर एयर ब्लो इस वाले डिस्क से जितनी जाएगी क्या उतनी ही बाहर आएगी, क्योंकि और कोई जगह तो है नहीं बाहर आने के लिए, इसके CSA से बाहर आएगी। तो इससे जो फ्लक्स एसोसिएट होगा वो इससे उतना ही फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, इस कटोरी के ऊपर क्या रख दिया, मैंने एक ढक्कन रख दिया। तो असल में वो डिस्क को क्या मैंने कर दिया, इसको क्लोज कर दिया मैंने, है ना। अब मैंने बोला कि अब बताइए इसका नेट फ्लक्स क्या होगा क्लोज सरफेस में। तो आपको निकालना है फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस E.dA। तो आंसर कितना आएगा, 0। क्यों,
क्योंकि जितना फ्लक्स इसके थ्रू एंटर हुआ उतना ही इससे बाहर निकल गया, तो नेट फ्लक्स चेंज कितना है क्लोज सरफेस में, 0, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी चीजों का भी यूज कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपस से देख लेते हैं। फिर से मेरे पास वही डिस्क है जिसकी रेडियस r है, और ये क्या है मेरे पास डिस्क है ना। मैंने क्या करा, इसके सेंटर से लेके एक सेमी इनफाइनाइट वायर जोड़ दिया। क्या किया मैंने, इसका एंड पॉइंट यहां रखा और सेमी इनफाइनाइट वायर इसे जोड़ दिया, है ना। और फिर क्या किया मैंने, इसके ऊपर चार्ज स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया, चार्ज छिड़का पॉजिटिव, उसके ऊपर पूरा कैसा है पॉजिटिव चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस डिस्क से कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, तो फाई थ्रू डिस्क, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं फाई थ्रू डिस्क, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं इससे फ्लक्स एसोसिएट कैसे होगा, ठीक है। तो अब देखिए, आपको अगर याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस सेमी इनफाइनाइट वायर एट दिस पॉइंट, इससे कोई r डिस्टेंस पर देखें तो वो 2 डायरेक्शन में होता है, एक होता है इसके पैरेलल और एक होता है इसके परपेंडिकुलर, एक होता है पैरेलल और एक होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हमें बात करें इसकी परपेंडिकुलर की, तो ये मेरे पास डिस्क है कुछ तरह से और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इस इस परपेंडिकुलर वाले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करेगी वो कितनी होगी 0, बिल्कुल भी कोई फील्ड इसको क्रॉस नहीं करेगी। तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स बिकॉज ऑफ ई परपेंडिकुलर इज 0। तो जो भी फ्लक्स आएगा वो इसके पैरेलल की वजह से आएगा, क्योंकि ये डिस्क है मेरे पास और ये इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो एक दो जो पैरेलल वाले होंगी वो ऐसे इसको कट करेंगे और पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली ऐसे, और परपेंडिकुलर वाली चूंकि इसको कट कर ही नहीं रही है तो उससे फ्लक्स कितना होगा 0। बचा कुचा क्या है ई पैरेलल। अच्छा, मुझे ई पैरेलल की वैल्यू पता है, ई पैरेलल बड़ा होता है किसी डिस्टेंस r पर इस k लैम्डा अपॉन r। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो r के साथ वेरी कर रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है नॉन यूनिफॉर्म है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा, है ना। तो क्या करें, फिर से डिफरेंशियल एलिमेंट क्या लेंगे रिंग। तो मैं क्या करता हूँ r डिस्टेंस पे जाके एक dr थिकनेस का रिंग ले लेता हूँ, है ना। और इससे मैं क्या करता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लेता हूँ और फिर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, सिंपल। तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी यही होगी डी की डायरेक्शन, ठीक है। लिख लेता हूं मैं डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। ई पैरेलल कितनी है हमारे पास के लैम्डा अपॉन आर, डी ए कितना हो जाएगा इसका अगेन 2 पाई आर इंटू डी आर, अगेन बार बार नहीं बताऊंगा, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। इसका एरिया हो गया, और कॉस ऑफ 0 क्योंकि दोनों कैसी हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से तक 0 से लेके कैपिटल आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर लीजिए। यह आएगा के लैम्डा 2 पाई, एक आर से आर कट जाएगा डी आर, ठीक है। 0 से लेके आर तक इंटीग्रेट कर दूंगा तो आ जाएगा के लैम्डा 2 पाई आर, ठीक है। के लैम्डा 2 पाई आर, ये आ जाएगा इसके थ्रू फ्लक्स। अब मान लीजिए इसको मैं एक और लेवल आगे लेके जाता हूं। मैंने बोला कि अब मैंने डिस्क में क्या कर दिया, एक चार्ज स्प्रिंकल कर दिया, मैंने चार्ज छिड़क दिया, इसकी वैल्यू कितनी थी प्लस सिग्मा, चार्ज डेंसिटी कितनी थी प्लस सिग्मा। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस डिस्क पे कितनी फोर्स लगेगी इसकी वजह से, बिकॉज ये भी प्लस है ये प्लस है, फोर्स और रिपल्सन लगेगी, और मैं फोर्स और रिपल्सन निकालना चाहता हूं, है ना। इसके 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 बिल्कुल बेसिक से करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, फोर्स के लिए क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है क्यू डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अपन क्या करेंगे स्मॉल चार्ज एलिमेंट लेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। फिर से वो क्या करेंगे आर डिस्टेंस में जाके इसके यहाँ पर कोई रिंग ले लेंगे और रिंग की वजह से हम लोग डी क्यू लिख लेंगे, डी क्यू को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर आर तक, तो फोर्स निकल आ जाएगी। तरीका नंबर 2 और जो कि सबसे आसान है, एक बार अपन ने फ्लक्स निकाल लिया इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भैया इससे फोर्स बताओ,
देखो डी क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए इंटू ई। तो ये ई इंटू डी ए क्या बन रहा है यहाँ पर, फ्लक्स, यही तो है फ्लक्स। तो ये क्या बन गया, सिग्मा इंटू फ्लक्स ऑफ डिस्क। तो ये बन गया सिग्मा इंटू फ्लक्स की वैल्यू मैंने निकाली ली, के इंटू 2 पाई आर इंटू लैम्डा। तो ये मेरे पास आ गई वो फोर्स जो कि ये वायर इस डिस्क पर लगाएगा। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लक्स। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया, इतना ज़्यादा 12th में तो पूछा ही नहीं जाता इतना, है ना। IIT JEE एडवांस्ड या मेंस में आते हैं तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको JEE एडवांस में देखने को मिलेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, मैंने पढ़ा ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिए ताकि आप गॉस लॉ समझ सकें। ठीक है, तो अगले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।